नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार यानी आज चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार को मोहाली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। एक वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ स्थित शिरोमणि अकाली दल कार्यालय में दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां प्रकाश सिंह बादल के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के बड़े नेता प्रकाश सिंह बादल का कल ही देहावसान हो गया, जिसके बाद आज उनके अंतिम दर्शन के लिए देश के बड़े बड़े नेता पहुंचे। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं शिरोमणि अकाली दल के हेडक्वार्टर में उनका पार्थिव शरीर रखा गया, जिसके बाद दर्शन किया गया। आपको बता दें प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री समेत तमाम देश के बड़े नेता पहुंचे और उसके बाद श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीर के सामने सर झुकाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ पहुंचे और जिसके बाद से ही प्रधानमंत्री अंतिम दर्शन के लिए शिरोमणि अकाली दल के हेडक्वार्टर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रकाश सिंह बादल पंजाब का बड़ा चेहरा। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता थे। आपको बता दें कि मंगलवार को ही मोहाली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। वहीं एक वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ स्थित शिरोमणि अकाली दल के कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद प्रकाश सिंह बादल को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जिसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पंजाब के बड़े नेता, वहीं देश के कई बड़े नेता पहुंचे। उनके पार्थिव शरीर के सामने माथा झुकाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रकाश सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल के बड़े नेता, भारतीय राजनीति के बड़े पुरोधा रहे। प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में शिरोमणि अकाली दल पंजाब में कई बार सत्ता पर काबिज हुई और कई बार प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री रहे। वहीं प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद पूरी तरीके से शिरोमणि अकाली दल के बड़े नेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रकाश सिंह बादल का पहले से ही पैर छूते थे, उनका बड़ा ही सम्मान करते थे। 96 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर के सामने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किए। उनके आत्मा की शांति के लिए उन्होंने प्रार्थना की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकाली दल के बड़े नेता प्रकाश सिंह बादल के अंतिम संस्कार और अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और उस दौरान उन्होंने माथा झुकाकर, सर झुकाकर उन्हें नमन किया, उनके आत्मा की शांति की प्रार्थना की। तो आज प्रकाश सिंह बादल का जो पार्थिव शरीर है वो शिरोमणि अकाली दल की हेडक्वार्टर में रखा गया, जिसके अंतिम दर्शन के लिए देश के तमाम बड़े नेता पहुंचे। वहीं प्रकाश सिंह बादल का अंतिम दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे और उन्होंने अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि प्रकाश सिंह बादल अपने आप में एक बड़ी शख्सियत थे। भारतीय राजनीति में उनका बड़ा ही नाम था। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौराष्ट्र तमिल संगमम के समापन समारोह को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने श्री सोमनाथ सांस्कृतिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगमम प्रस्तुत पुस्तक का विमोचन भी किया। इस दौरान 10 दिवसीय संगमम में 3000 से अधिक लोग एक विशेष ट्रेन सौराष्ट्रियन तमिल में सोमनाथ आए हुए थे। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। उनका ये आयोजन केवल गुजरात और तमिलनाडु का संगम नहीं है, ये देवी मीनाक्षी और देवी पार्वती के रूप में एक शक्ति की उपासना का उत्सव भी है। ये भगवान सोमनाथ
और भगवान रामनाथ के रूप में एक शिव की भावना का उत्सव भी है। ये संगमम नागेश्वर और सुंदरेश्वर की धरती का संगम है। ये श्री कृष्ण और श्री रंगनाथ की धरती का संगम है। ये संगम है नर्मदा और वैगई का। ये संगम है डांडिया और कोलाठम का। ये संगम है द्वारिका और मदुरई जैसी पवित्र पुरियों की परंपराओं का। और ये सौराष्ट्र तमिल संगम है सरदार पटेल और सुब्रमण्यम भारती के राष्ट्र प्रथम से ओतप्रोत संकल्प का। हमें इन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ना है। हमें इस सांस्कृतिक विरासत को लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए आगे बढ़ना है। साथियों, भारत विविधता को विशेषता के रूप में जीने वाला देश है। हम विविधता को सेलिब्रेट करने वाले लोग हैं। हम अलग अलग भाषाओं और बोलियों को, अलग अलग कलाओं और विधाओं को सेलिब्रेट करते हैं। हमारी आस्था से लेकर के हमारे अध्यात्म तक तनाव नहीं, तालमेल पर बल देना है। हमें संघर्षों को नहीं, संगम और समागमों को आगे बढ़ाना है। हमें भेद नहीं खोजने, हमें भावात्मक संबंध बनाने हैं। तमिलनाडु में बसे सौराष्ट्र के मूल के लोगों ने और तमिलगम के लोगों ने इसे जीकर दिखाया है। आप सबने तमिल को अपनाया, लेकिन साथ ही सौराष्ट्र की भाषा को, खान पान को, रीति रिवाजों को भी याद रखा। यही भारत की वो अमर परंपरा है जो सबको साथ लेकर समावेश के साथ आगे बढ़ती है, सबको स्वीकार करके आगे बढ़ती है। मुझे खुशी है कि हम सब अपने पूर्वजों के उस योगदान को कर्तव्य भाव से आगे बढ़ा। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक दौरे पर है। वह विधानसभा चुनाव से पहले वह मांड्या में रोड शो करेंगे, बसवाना बगेवाड़ी में एक रैली करेंगे और साथ ही विजयपुर के इंडी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रैली के दौरान सीएम योगी ने रिजर्वेशन के मसले पर पार्टी का रुख साफ किया है। उन्होंने कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना भारत के संविधान के विपरीत है, वहीं असंवैधानिक भी उन्होंने बताया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार ही सुरक्षा की गारंटी दे सकती है। ये डबल इंजन की सरकार ही समृद्धि की गारंटी दे सकती है। ये डबल इंजन की सरकार ही हम सबको एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साथ जोड़ करके श्री राम और श्री हनुमान जी की मित्रता के उस बंधन को मजबूती प्रदान कर सकती है। और उसी सामर्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं अपील करने के लिए आया हूं। एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत एक टीम इंडिया के रूप में कार्य कर रही है। टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिल रहा है। और एक कर्नाटक को चाहिए कि टीम इंडिया में हमारे कितने प्लेयर शामिल हो, यह कर्नाटक की टीम को तय करना है, कर्नाटक की जनता को तय करना है। जितने अधिक प्लेयर होंगे, जितने अधिक सीट भाजपा के पक्ष में जाएगी, टीम इंडिया में उतना ही सशक्त नेतृत्व भी मिलेगा। और टीम डबल इंजन की सरकार का भी अभिनंदन करूंगा कि पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करके उसकी कमर को तोड़ने का कार्य भी कर्नाटक के अंदर हुआ है। अब सोचिए, एक और डबल इंजन की सरकार जो पीएफआई पे बैन करती है, पीएफआई को बैन करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो पीएफआई को तुष्टीकरण करने का कार्य करती है।
उन्हें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का कार्य करती है। धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। हमने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, दिव्यांग जनों के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, अन्य जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ दिया है। लेकिन धर्म के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। भारत धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं कर सकता है। अन्य विभाजन के लिए हम तैयार नहीं है। ये प्रदेश और कर्नाटक का संबंध आज से नहीं, त्रेता युग से है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास के सबसे अभिन्न सहयोगी के रूप में कोई मिला था तो बजरंगबली हनुमान जी मिले थे। इसी कर्नाटक की धरती में उनका जन्म हुआ। और इसीलिए आप देखते होंगे ये मित्रता कितनी अभिन्न है, कितनी अभिन्न मित्रता है। और ये भक्त और स्वामी का संबंध किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दुनिया में जहां कहीं भी भगवान राम का मंदिर होगा वहां हनुमान जी का मंदिर जरूर होगा। भाइयों बहनों, वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कर्नाटक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रोड शो कर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने धर्म के नाम पर आरक्षण दिया, इमरजेंसी लगाई। हम ऐसा नहीं कर सकते, चाहे सत्ता मिले या ना मिले। राजनाथ सिंह ने और क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं। देखा होगा कि इन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण देकर भारत के संविधान की अवमानना की है। वैसे ही 1975 में मनमाने तरीके से संविधान में संशोधन करके इमरजेंसी आपातकाल थोप दिया गया। लाखों की संख्या में लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे डाल दिया गया। उस समय भी कांग्रेस की ही सरकार केंद्र में थी। भारतीय जनता पार्टी, मेरे बहनों भाइयों, इस प्रकार का पाप कभी नहीं कर सकती है, सत्ता मिले या न मिले। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, भ्रष्टाचार पर आप कहते हैं ना प्रहार करने की बात। आज जब भ्रष्टाचार पर प्रहार हो रहा है, बड़े बड़े नेता जेल जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को लोग कह रहे हैं कि ये प्रतिक्रिया में, रिएक्शन में प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या करप्शन इस देश से समाप्त नहीं होना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, करप्शन समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये लोग कहते हैं कि जानबूझकर इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। जो भी करप्शन में इन्वॉल्व होगा बहनों भाइयों, हमारी ये गवर्नमेंट उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। वो चाहे कितना भी प्रभावी व्यक्ति क्यों नहीं हो, उसे नहीं छोड़ेगी। पार्टी के इसी कैरेक्टर के कारण, पार्टी के इसी चरित्र के कारण ही श्रीमंत पाटिल जी ने भारतीय जनता पार्टी स्वीकार की है और कांग्रेस को छोड़ा है। यदि यहां पर भ्रष्टाचार होता तो मैं समझता हूं श्रीमंत पाटिल किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी में आना पर स्वीकार न करते। और आपको मैं बताना चाहता हूं, यहां पर हमारे शासनकाल में, हमारी सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार के 9 साल में 1,10,000 करोड़ रुपए जब्त किए गए। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्नाटक के बेलागवी में प्रचार के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी 50 साल के हैं, ये उन्होंने कहा, लेकिन उनकी मानसिक जो उम्र है वो 5 साल है। ये शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर कई गंभीर आरोप लगाए। फिर उन्होंने आगे कहा कि जब अदालत ने उन्हें सजा सुनाई तो उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी को दोषी ठहराया। उन्हें नहीं पता कि क्या बोलना है और क्या सही है और क्या गलत है। फिलहाल इसके आगे उन्होंने कई और गंभीर आरोप लगाए और क्या कुछ उन्होंने तमाम टिप्पणियां की। उम्र तो उनकी 50 साल हो गई, लेकिन मानसिकता है 5 साल की। कर्नाटक में बोल गए सारे मोदी। कोर्ट ने जब कोर्ट ने सजा सुनाई तो भगते फिर रहे हैं, मोदी जी का नाम ले रहे हैं। कोई सोच समझ के
समझ है ही नहीं मेरे बहनों और भाइयों, जिसमें बोलने की समझ नहीं है, बताओ वो गारंटी देने के लायक है क्या? ये झूठी गारंटी देने वाले मध्य प्रदेश में गारंटी देने आए थे राहुल बाबा 18 में सबका कर्जा माफ कर देंगे। जनता ने भी वोट दे दिए, पूरी सरकार नहीं बनी, अधूरी बनी, बहुमत नहीं मिला था, लेकिन 1.25 साल में कर्जा माफ नहीं किया, झूठी निकल गई तुम्हारी गारंटी। राहुल गांधी गारंटी दी थी मध्य प्रदेश में, बेरोजगार नौजवान, अनएम्प्लॉयड यूथ, उनको 4,000 रुपया देंगे, एक थैला नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया। अब यह गारंटी देने आ गए हैं, झूठी गारंटी दे रहे हैं, महिला को पैसा देंगे, बेरोजगार को पैसा देंगे। ये झूठे लोग हैं, याद रखना, ये कभी वादा पूरे नहीं कर। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कर्नाटक के श्रृंगेरी में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर के नेता कर्नाटक आकर कहते हैं कि यह प्रदेश हमें दे दीजिए, प्रधानमंत्री को सौंप दीजिए। क्या बसवन्ना जी और कुवेम्पु जी का नारायण गुरु जी के बेटे और बेटियां अपना प्रदेश खुद नहीं चला सकते? फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा ने और क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं। को याद है जब कांग्रेस की सरकार थी, किसानों का कर्ज माफ हुआ, अन्ना भाग्य योजना बनी, क्षीर भाग्य बनी, पशु भाग्य, कृषि भाग्य, आरोग्य भाग्य से आपके स्वास्थ्य सुविधाएं बनी, विद्याश्री से आपको शिक्षा में मदद मिली, इंदिरा कैंटीन बने। जो वादा कर रही हैं उसे पूरे करने का काम कर रही हैं। किसानों के कर्ज माफ हुए। छत्तीसगढ़ में एमएसपी सबसे ज्यादा है। हिमाचल में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया, अब शुरू हो। ऐसी सरकार जिसके बड़े बड़े मंत्री आकर आपको कहते हैं कि ये प्रदेश हमें सौंप दो, जो आपके उम्मीदवारों को आपके सामने खड़े होके कहते हैं इनको छोड़िए, इनको मत पूछिए, अपना प्रदेश हमें दे दीजिए, प्रधानमंत्री जी को सौंप दीजिए। नारायण गुरु जी के बेटी और बेटियां अपना प्रदेश अपने आप नहीं चला सकते। नंदिनी जैसी कॉर्पोरेशन को किसने बनाया? किसने बनाया? आपने बनाया अपनी मेहनत से। अरे इतना दूध इकट्ठा होता था कि स्कूलों में दूध बांटा जाता था। कांग्रेस की सरकारों में क्षीरधारे, क्षीर भाग्य की योजनाएं बनाई गई। अब ये कहते हैं कि दूध कम हो रहा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि बाहर से गुजरात का अमूल यहाँ आए और नंदिनी उसमें मर्ज हो। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की कमाई खतरे में है, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है। कर्नाटका के गर्व की कोई परवाह नहीं है। कर्नाटका के नौजवानों के भविष्य का कोई परवाह नहीं है। पोस्टों के लिए रेट फिक्स कर दिए हैं। जैसे मैंने कहा, जो भी भर्ती का एग्जाम है उसमें घोटाला। क्या हम चाहते हैं कि जो नेता आए हमें झूठ बोल के चले जाएं और उनसे हम कोई जवाब नहीं पूछे? क्या हमारा अपने प्रदेश के प्रति, अपने देश के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? बहनों और भाइयों, आपका एक बहुत बड़ा कर्तव्य है अपने प्रदेश के प्रति, अपने बच्चों के प्रति को याद। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली नगर निगम मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव बुधवार यानी आज बिना मतदान के ही समाप्त हो गया। ऐसा इसलिए कि बीजेपी की ओर से दोनों पद के प्रत्याशी द्वारा नाम वापस लेते ही डॉक्टर शैली ओबराय मेयर और आले मोहम्मद इकबाल डिप्टी मेयर पद पर लगातार दूसरी बार चुने गए। इसके बाद आप नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और क्या कुछ कहा वो भी सुना। आज पहली बार मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया। इनके अंदर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ने की क्षमता भी पूरी तरह से खत्म हो गई। आपको ध्यान होगा कि पिछले कई हफ्तों से हम कह सकते हैं सरेंडर सप्ताह चल रहा है। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के ऊपर किस तरह से आज के 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को ताक पे रखा, सारे नियमों को ताक पे रखा और पूरी तरह से एक गुंडागर्दी कर रहे थे सदन के अंदर। लेकिन इस बार जब अरविंद केजरीवाल जी ने
मुकेश गोयल जी का नाम पीठासीन अधिकारी के नाम पर भेजा तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब ने सरेंडर कर दिया और इनका नाम अप्रूव कर दिया। आज सदन में भारतीय जनता पार्टी के दोनों कैंडिडेट, मेयर और डिप्टी मेयर के कैंडिडेट ने और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने आज सदन में सरेंडर कर दिया और उन्होंने शैली ओबराय जी जो हमारे मेयर पद की उम्मीदवार थी और आले मोहम्मद इकबाल जी जो हमारे डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार थे, ये कंप्लीट एक तरीके से वॉक ओवर दिया और ये जीत गए। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि दोबारा से उन्होंने मुझे आज मेयर कैंडिडेट नॉमिनेट किया था और साथ ही समस्त पार्षद, जितने भी विधायक हैं, नॉमिनेटेड विधायक, साथ में जितने भी सांसद, दिल्ली की जनता, सबका धन्यवाद करना चाहूंगी और सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आज एक बार फिर से मुझे महापौर बनने का मौका दिया। दिल्ली की जनता ने जो सपने देखे हैं, जो दिल्ली की जनता को हमने उम्मीदें दिखाई हैं, उन सबको पूरा करने के लिए ये जिम्मेदारी आज दोबारा से मिली है। और साथ ही मैं आप सबको आश्वासन देती हूँ, दिल्ली की जनता को आश्वासन देती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आश्वासन देती हूँ कि जो जिम्मेदारी आज फिर से दोबारा मिली है और जैसे अभी तक ईमानदारी से और साफ नीयत से मैं नगर निगम के कामों को करती आई हूँ, वैसे ही नगर निगम के कामों को करती रहूंगी। साथ ही जो सपने हैं दिल्ली की जनता के, अच्छे स्कूल के, अच्छे अस्पताल के, अच्छी सड़कों के, अच्छे पार्क के, कर्मचारियों के जो भी मुद्दे हैं, उनकी तनख्वाह को लेकर, उनको रेगुलराइज करने को लेकर, उन सब मुद्दों पर हम ईमानदारी से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो विजन है उस पर हम पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से हम सब मिलकर काम करेंगे और राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष तरीके से मैं आपको ये भी आश्वासन देती हूँ कि सदन को चलाएंगे, संवैधानिक रूप से हम सदन को चलाएंगे। और एक बार फिर से बहुत बहुत आप सबका आभार। और दिल्ली वालों को मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली वालों ने जिनको वोट दिया, जिनके ऊपर विश्वास करके उन्होंने वोट दिया, जिनको जिम्मेदारी दी उन्होंने कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से दिल्ली सरकार चल रही है, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में नगर निगम भी चले और उसके अंदर नेतृत्व करने की जिम्मेदारी जो है वो शैली ओबराय जी को मेयर के रूप में, भाई आले इकबाल को डिप्टी मेयर के रूप में आज दोबारा से दिल्ली की जनता ने एक तरीके से सौंपी है। हम दिल्ली की जनता को बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और विश्वास दिलाना चाहते हैं कि दिल्ली की एमसीडी के अंदर जो काम शुरू हुए हैं वो अब और गति पकड़ेंगे। जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो जाएगा, कई गुना स्पीड से कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। और साथ साथ मुकेश गोयल जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। एलजी साहब ने लाभ चाहा, पिछली बार इनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बनाया, इनका हक था। ये 5 बार के काउंसलर थे, इनका हक मार के गलत तरीके से, गैरकानूनी तरीके से किसी और काउंसलर को दिया गया और उस काउंसलर को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि वो गैर कानूनी काम कर रहे थे। तो मैं बधाई दूंगा मुकेश जी को भी कि उनको अंततः जो है एलजी साहब को मानना पड़ा कि जो सीनियर मोस्ट काउंसलर हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बने और हमारे लिए बड़े जो है लकी रहे कि ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर बने और भारतीय जनता पार्टी वाले भाग गए। आज पहली वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बिहार में इन दिनों आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सरगर्मी तेज है। सत्ता पक्ष जहां आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सही ठहरा रहा है, तो वहीं बीजेपी आनंद मोहन की रिहाई का तो विरोध नहीं कर रही
पा रही, लेकिन उनके साथ MY समीकरण के आधार पर रिहा किए गए अपराधियों को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। इस बीच आनंद मोहन ने बुधवार यानी आज मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मैंने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है और अब कुछ नहीं बोलेंगे। आनंद मोहन ने कहा कि ये जनतंत्र है। उन्होंने सवाल उठाने वालों को प्रणाम किया है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने IED हमला किया। इस हमले में 10 DRG जवानों के साथ एक नागरिक चालक की भी जान चली गई। उन सभी के शवों को मौके से निकाला जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अधिकारी वहां मौजूद हैं। IG बस्तर P सुंदरराज ने घटना की पुष्टि की है। थाना अरणपुर क्षेत्र में पूर्व हिडमा इलाका में दरबटी माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा DRG द्वारा एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान अरणपुर एवं शामिल के बीच में DRG गाड़ी को IED के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन IED के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 DRG जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर कुल 11 लोग का शहादत हो गई। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी CRPF एवं DRG घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों का बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां इस हमले पर वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है और देश की कई दिग्गज नेताओं ने इस पर दुख जताया है। कांग्रेस ने भी इस घटना को बेहद दुखद बताया है। वहीं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी कहा कि दंतेवाड़ा में नक्सलियों का IED हमला, नक्सलियों की मौजूदगी की गुप्त सूचना मिली थी। DRG जवानों को मौके पर भेजा गया था। तलाशी के बाद जब वे वापस लौट रहे थे तो एक IED हमला हुआ, जिसमें DRG के 10 जवान और एक चालक की जान चली गई। मौके पर अतिरिक्त फोर्स भेजी गई है। वहीं इस हमले पर CM भूपेश बघेल ने भी निंदा की है। ये जो प्राप्त जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी, अनंतपुर थाना क्षेत्र का मामला है। वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। DRG के जवान रवाना किए गए थे। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो IED ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त कर। वहीं दिल्ली बीजेपी ने दावा किया है कि शहर के सिविल साइंस इलाके में स्थित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के सौंदर्यीकरण पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस मामले को लेकर भाजपा ने CM केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। वो कहानी एक महाराज और उसके महल की है। एक ऐसा महाराज जो बेशर्म है, एक ऐसा महाराज जिसके केवल महल की रिनोवेशन की कहानी नहीं है, ये पूरे के पूरे उसके आइडियोलॉजी और उसके पार्टी के लोग, उसके पार्टी के सोच के रिनोवेशन की कहानी है। ये वो महाराज है जो न जाने कहां से आवाज निकालते थे और कहते थे, मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं लाल बत्ती कार नहीं लूंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। कुछ नहीं से सब कुछ ले लूंगा जी। ये उस महाराज के रिनोवेशन की कहानी है। केवल महल का रिनोवेशन नहीं हुआ, महाराज के मानसिकता का रिनोवेशन, कि किस प्रकार से कुछ नहीं लूंगा जी से सब कुछ लूट लूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा,
ये जो परिवर्तन हुआ है, ये उस महाराज की कहानी आज हम बयां करने वाले हैं। याद करिए, दुबले पतले से वो महाराज, डबल एक्सेल का शर्ट और उसके ऊपर ये कलम, जिस कलम में केवल एक बार ही रिफिल भरा गया था। जब 2013 में महाराज ने ये दस्तावेज साइन किए थे, एफिडेविट दिया था, ये महाराज का दस्तावेज एफिडेविट है, एक ही बार इस कलम में रिफिल भरा गया है। आज तक उस कलम में रिफिल नहीं है, वो कलम केवल कपड़े में लगा रहता है, क्योंकि हस्ताक्षर तो मंत्री करते हैं, भ्रष्टाचार का काम करने का काम तो मंत्री करते हैं। महाराज ने एक ही बार हस्ताक्षर किया था और उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था, मैं शपथ लेता हूं, मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा। मैं शपथ लेता हूं, मैं अपने लिए अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा। सुरक्षा बल नेताओं की सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि आम आदमी की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए। नेता को आम आदमी से ज्यादा सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। मैं शपथ लेता हूं, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। और बहुत सारी शपथ ली है, एक ही बार कलम का इस्तेमाल कर। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां सूडान में 72 घंटे के संघर्ष के विराम के बाद राजधानी खार्तूम समेत देश के अन्य हिस्सों में झड़पें जारी है। इस बीच पिछले 24 घंटे में 550 से ज्यादा भारतीयों को निकाला गया है। इन्हें सऊदी अरब के जिद्दा लाया जा रहा है, जहां जब तक 3 बैच में 561 लोगों को जिद्दा पहुंचाया गया है। वहीं सूडान में 4000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अमरिंदर बागची ने कहा है कि ऑपरेशन कावेरी के तहत पहले बैच में 278 भारतीयों को नेवी के जहाज INS सुमेधा से उड़ान पोर्ट से सऊदी अरब के जिद्दा पहुंचाया गया। इसके बाद 148 और 135 भारतीयों को भारतीय वायुसेना के C-130J एयरक्राफ्ट से जिद्दा लाया गया। अब उन्हें जल्द ही एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा और जिसके बाद उन्हें भारत लाया जाएगा। सूडान में तख्ता पलट के लिए सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच 15 अप्रैल को लड़ाई शुरू हो गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लड़ाई में अब तक 459 लोगों और सैनिकों की मौत हो चुकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।